देखिए, कल की तासिका में हमने बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र 4 अर्थात सामान्य हिंदी 4 का पाठ्यक्रम आरंभ किया था। और इस पाठ्यक्रम का जो पहला पाठ है वह डॉक्टर रजनी गुप्त लिखित डायरी स्त्री घर आरंभ किया था। साथ ही मैंने आज सुबह थोड़ी देर पहले जो हमारे बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा का पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का प्रारूप है, उसकी भी एक वीडियो यूट्यूब लिंक पर डाल दी है, आप उसे जरूर देखें। कल हमने डॉक्टर रजनी गुप्त जी की डायरी स्त्री घर का पहला दिन, डायरी का पहला दिन अर्थात 2 फरवरी 1999 को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। आज हम आगे आरंभ कर रहे हैं 1 मार्च 1999। ध्यान रहे, रजनी गुप्त अपनी अगली पीढ़ी को किस प्रकार स्त्री ने अपने घर में रहना चाहिए उसका जाने अनजाने इस डायरी के माध्यम से उपदेश कर रही हैं। वो कैसे कर रहे हैं देखिए। एक दिन हुआ जिसमें ये हमने देखा कि रूपकात्मक दृष्टि से जलवाही मेघ और हवा को क्रमशः प्रियकर और प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। जो छात्र छात्राएं पदवी स्तर पर स्नातक स्तर पर अध्ययन करती हैं उनके जीवन में ऐसा एक कालखंड आता है जिसमें प्रेम को लेकर के चर्चा होती है, और वही चर्चा यहाँ रजनी गुप्त जी कर रही है। दूसरा दिन है 1 मार्च 1999। ध्यान रहे कि डायरी आपको हर दिन की नहीं कही है, कुछ विशिष्ट दिनों की ही डायरी आपके पाठ्यक्रम में सुनियोजित की गई है। इसलिए इस निर्धारित पाठ्यक्रम के उस दिन को ही हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, प्रत्येक दिन को प्रस्तुत नहीं करेंगे। 1 मार्च 1999 रजनी गुप्त आगे लिखती हैं, कभी कभार पुराने दोस्तों से मिलना खुशगवार अनुभव से भर देता है। ध्यान रहे, जब हमारे पढ़ाई की आयु समाप्त होकर के हम गृह गृहस्थी में लग जाते हैं और किसी दिन पुराने किसी दोस्त की याद आती है तो हमें वो लम्हे याद आ जाते हैं, वो क्षण याद आ जाते हैं जो हमने पढ़ाई के समय उनके साथ गुजारे थे। मानो ठंडी हवा का पनीला झोंका अनायास शीतलता से सुखद प्रतीति जगा दे। ध्यान रखिए, प्रत्येक व्यक्ति की यादें स्मृतियां हमेशा खुशगवार होती हैं और भविष्य का डर हमेशा भयानक होता है। हम कितने भी बुरे दौर से गुजरे लेकिन उसमें कहीं न कहीं सुख की कुछ मात्रा हमें प्राप्त होती है। उस सुख की मात्रा को लेकर के यहाँ चर्चा की जा रही है। ऐसे में अक्सर यही महसूस होता है कि काश हम वहीं खड़े रहें, काश वे पुराने लम्हे वापस मिल जाएं हमें, काश हम फिर उसी दुनिया में लौट जाएं। ईश्वर उन पलों को पुनर्जीवित कर दें, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन गाने की तरह, गीत की तरह। ध्यान रहे, इस परिच्छेद में लेखिका ये कहना चाहती है कि उसके महाविद्यालय में, उसके विश्वविद्यालयीन दिनों में जो क्षण उसने गुजारे उन क्षणों को वो ईश्वर से मांग रही है कि वो क्षण मुझे फिर से आए, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। आप कुछ भी कीजिए, भूतकाल का एक क्षण भी वापस कभी नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी हम उन स्मृतियों में जीवित रहते हैं, उन स्मृतियों को बार बार अनुभव करने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रकार से बहुत अच्छी बात भी है और उतनी बुरी बात भी है। बुरी इसलिए है कि जिसे अंग्रेज में नॉस्टैल्जिया कहा जाता है, हमेशा अपनी स्मृतियों में रममान रहना, ये भी गलत है, लेकिन कुछ यादें हमेशा हमें सताती जरूर है। अब देखिए, महाविद्यालयीन काल में लड़के लड़कियों में जो एक प्रकार का आकर्षण होता है, उस आकर्षण को प्रकट करने वाला अगला परिच्छेद है। देखिए, नरेंद्र हमारा प्यारा दोस्त, ऊर्जस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व से भरा पूरा, उसकी सदा बहार हंसी हमें
सबके भीतर पुनर्नवा होने का भाव जगाती थी। बार बार दिल्ली की सड़कें नापते हुए यहाँ वहाँ बेमतलब की बातें करने का वह 15-16 साल पुराना दौर याद आता है। JNU अर्थात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय दिल्ली का JNU की हरी भरी पगडंडियों में घूमते, इतराते, हंसते, ठिठलाते लोगों के हुजूम में कितनी हंसती कूदती थी। मतलब लेखिका, मतलब कब? 15-16 वर्ष पहले लेखिका भी आम छात्रा की तरह हंसती गाती थी, इठलाती थी, दौड़ती थी, कूदती थी। ये युवावस्था की एक महत्वपूर्ण लाक्षणिक प्रतीति है कि वह हमेशा उत्साहित रहती थी। उन्हीं पगडंडियों के कुछ एक पल कितने मदहोशी वाले थे जब मैं कैलाश के साथ गहरे प्यार में डूबी थी। मतलब JNU विश्वविद्यालय में जब लेखिका पढ़ती थी, वे कैलाश नाम के एक युवा के साथ प्रेम में पूरी तरह से आबद्ध हो चुकी थी। तल्लीनता के वे भाव विभोर मदहोश करने वाले खूबसूरत लम्हे कोई कैसे भूल सकती है। देखिए, इस परिच्छेद में लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में जब वो पढ़ती थी तो उस समय दो युवा लड़के, एक का नाम है नरेंद्र और दूसरा कैलाश। नरेंद्र सबको प्रिय था, लेकिन कैलाश के साथ लेखिका का प्रेम संबंध था। मैं उस वक्त कैलाश के गहरे समुद्र वाले प्रेम में डूबी आसमान को छूने को बेताब थी। कितनी खुश थी मैं उस वक्त जब दिल्ली छोड़ रही थी, क्योंकि यहाँ लखनऊ में कैलाश मेरे इंतजार में था जब हम जल्दी ही शादी करने वाले थे। ध्यान रखिए, कैलाश के साथ प्रेम अवश्य है, लेकिन ये प्रेम उथला नहीं है। यह प्रेम अत्यंत गहन है, गंभीर है और विवाह तक आ पहुंचा है। कुछ ही दिनों में लखनऊ में उनकी शादी होने वाली थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए कई लोग आए थे। देखिए, जिनके साथ हम 5-6 वर्ष अपनी आयु के, खास करके पढ़ाई के दिन, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के दिन गुजारते हैं, तो उनके साथ एक भावभीना संबंध हमारा निर्माण हो जाता है। और कोई व्यक्ति किसी दूसरे गांव जाता है तो उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे लेखिका के भी आए, जैसे नरेंद्र, राधा, इंदु, सुवंश वगैरह वगैरह वगैरह। ऐन मौके पर नरेंद्र को याद आया। ध्यान रखिए, नरेंद्र एक ऊर्जस्वी, तेजस्वी लड़का था। उसे ऐन वक्त पर यह याद आया कि रजनी को, मतलब लेखिका को, स्टेशन की पूड़ियाँ बहुत पसंद है। हम पूरी बाजी कहते हैं ना, वह चलो इसे खिलाते हैं कहकर दौड़ते हुए मेरे लिए पूड़ियाँ खरीद लाया। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि नरेंद्र, राधा, इंदु को मुझे छोड़कर अकेले में रहने में कैसा लगेगा। ध्यान रखिए, BA के 3 वर्ष, MA के 2 वर्ष, ऐसे 5 वर्ष जिन छात्रों के साथ, जिन मित्रों के साथ वो रही, जिन सहेलियों के साथ रही, क्या उनको वो भूल सकती है? क्या वो अकेली इनके बिना रह सकती है? यकीनन अपनी ही खुशियों की रौ में दौड़ते हुए किसे खुश रहता है। देखिए, रजनी का कैलाश के साथ विवाह निश्चित हो चुका था और वो अपने ही ख्यालों में डूबी थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि इन सभी सखाओं, सहेलियों, मित्रों को, मैत्रिणियों को छोड़ करके जाना है। उसे खुद पर थोड़ा सा तैश आया, क्रोध आया कि मैं अपने ही सुख दुख के बारे में सोच रही थी, इनके बारे में कभी मैंने कुछ नहीं सोचा। यकीनन अपनी ही खुशियों की रौ में दौड़ते हुए किसे होश रहता है कि वह अपने पीछे छोड़ आए लोगों के बारे में भी सोचे। तनिक सोचें, थोड़ा सोचें। मैं अपनी स्वच्छंद दुनिया में कैलाश के साथ मगन थी। क्या था उसका? मतलब कैलाश के साथ प्रेम है, कैलाश के साथ लखनऊ जाकर के विवाह होने वाला है, केवल उसी का वो विचार कर रहे थे। आकाश के कोने कोने को छूती हुई इतनी आजाद मनस्थिति में भी थी कि क्या इसे शब्दों में बांध पाना संभव है। ध्यान रखिए, हम कितना भी पढ़ें, कितने भी भाषाविद बन जाएं, कितने भी बड़े साहित्यकार बन जाएं, कितनी भी बड़ी हम अभिव्यक्ति करें, लेकिन कभी कभी हमें हमारे शब्दों का टोटा पड़ जाता है। हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भावनाएं, खास करके कोमल कांत भावनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम शब्द नहीं दे सकते।
किशोरावस्था में पनपे, विकसित होते प्रेम को पाना किसी बड़े सपने के सच होने जैसा दिव्य अनुभव था। ध्यान रहे, कैलाश उसका मित्र नहीं, बचपन से उसका प्रेमी था जो लखनऊ का था। वो कॉलेज में उसके साथ पढ़ा नहीं था, बचपन से उसके साथ उसका लगाव था और उसी प्रेम को सच होते हुए और विवाह में परिणत होते हुए देखना एक दिव्य अनुभव था उसके लिए। सो मैंने अपने पीछे छूटी दुनिया के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। मतलब अपने सहेलियों और सखाओं के बारे में, मित्र मित्रियों के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने सहपाठियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। सचमुच जब हम अपनी दुनिया के सपनों में डूबे होते हैं तो नई मंजिल की रंगीन चकाचौंध में आँखियाँ चौंधाई जाती हैं, चौंधियाई जाती हैं। ऐसे में भला किसे सुधी होगी पीछे छूटी दुनिया की। देखिए, आगे आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो उज्जवल भविष्य है, उसके लिए हम भूतकाल को क्यों, यानी वर्तमान को भी हम उतना ध्यान नहीं देते। हम अपने भविष्य की ओर दृष्टिपात कर देते हैं और हम अपने भूतकाल को और वर्तमान काल को भूलते चले जाते हैं। आज इतने वर्षों बाद याद आ रही है वो बीती दुनिया, 16-17 वर्ष के बाद। खूब खूब जतन से जिए गए पल क्या लौटाए जा सकते हैं? लौटेंगे? शायद कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने जैसे पहले कहा था कि आप दुनिया की सारी संपत्ति भी अगर खर्च कर देंगे तो भी बीता हुआ भूतकाल का एक भी पल बाद में जी नहीं सकते, शायद कभी नहीं। हम बस एक दूसरे को याद करते रह जाते हैं और याद करने के बाद ठंडी सांसें भरते हैं, एक दूसरे को खूब खूब याद करते हैं, आहें भरते हैं, मगर फिर भी वे दिन जैसे मीठे झरने का कभी खत्म न होने वाला अजस्र सोता, सोता मतलब स्रोत, मीठे पानी का स्रोत मिल गया। कितने मीठे सुहावने सुहाने अविस्मरणीय और प्यारे पल थे वे। कितनी गति थी जीवन में, बस उड़ान ही उड़ान, गति। युवावस्था की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसमें गति होती है, वेग होता है, उत्साह होता है, कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। बाकी अवस्था में ये नहीं हो सकता। बस एक उड़ान, हमें पहुंचना है, हमारे मंजिल तक पहुंचना है, इस प्रकार की एक इच्छा होती है। अब देखिए, उसके उपरांत कैलाश के साथ रजनी का विवाह हुआ और आगे क्या हुआ। देखिए, आज दाम्पत्य जीवन जीते हुए सोचती हूँ कितना ठहराव आया है, गति नहीं है। हर व्यक्ति जब विवाहित हो जाता है तो उस पर कुछ पत्नी के, पति के, सास ससुर के, मामा मौसी के, माता पिता के, भाई बहन के, बच्चों के प्रति कर्तव्यों का एक बहुत बड़ा अंबार लग जाता है और वो वेग जो युवावस्था में था वो बंद हो जाता है, वो कम हो जाता है, एक ठहराव आ जाता है, गतिहीनता आ जाती है। जड़ता, कितनी जड़ता और ऊब है। ऊब का मतलब बोरिंग जिंदगी। विवाह से पहले प्रत्येक व्यक्ति वेगवती दुनिया जीता है और विवाह के बाद वो दुनिया जब ठहर जाती है तो उस दुनिया से वो उब जाता है, बोर हो जाता है। हम व्यस्त हैं, मतलब स्त्रियां हैं खास करके, क्योंकि इस डायरी का शीर्षक ही स्त्री घर है। घरों में स्त्रियों की क्या अवस्था है? हम व्यस्त हैं मगर पैर घिसट घिसट कर आगे बढ़ते जाते हैं। कैसे हैं? व्यस्त हैं लेकिन चल रहे हैं आगे, लेकिन वेग से नहीं चल रहे हैं, पैर घिसट घिसट करके, घसर घसर करके चल रहे हैं, खींच खींच कर चल रहे हैं, ताकत नहीं रही। एक कहें कि मजबूरी में चल रहे हैं, उत्साह से नहीं चल रहे हैं। हर कदम कितना बोझिल लगता है। घर गृहस्थी बच्चों के बीच झूठा जीवन जीते हैं। हर स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि वो विवाह के बाद एक झूठा जीवन जीने लगती है। झूठा मतलब मिथ्या, एक आभासी दुनिया में जीने लगती है। ज्यादातर दंपत्ति यानी प्रदर्शन के लिए, यानी बहुत सारे जोड़े जो है पति पत्नी के, वो प्रदर्शन के लिए कुछ मानदंड देते हैं। मतलब मन में कितना भी दुख हो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है हमेशा। हाँ, हम सुखी हैं, इसका ढोंग रचते हैं। और जीने के लिए कुछ और मानदंड, जीने के लिए कुछ और मानदंड, और प्रदर्शन के लिए कुछ, समाज में रहने के लिए बहुत हम खुश हैं ये है। लेकिन ध्यान रहे कि आज की इस भागदौड़ की दुनिया में सुखी रह पाना बहुत कठिन है। और धन के मानदंड होते हैं, कुछ ना कुछ मानदंड। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मैं हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन
कुछ न कुछ सच हम किसी से न किसी से छुपाते रहते हैं। वो कैसे? देखिए, हम केवल एक दो मानदंड नहीं, अनेक मानदंडों का, अनेक तत्वों का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। मतलब दूसरे ने बोला हुआ झूठ झूठ और हमने बोला हुआ झूठ हमारे लिए सच। इस प्रकार से हम दोहरे तिहरे मानदंडों को अपनाते हैं। सो हमारी सोच में ही गति नहीं बचती। क्यों? क्योंकि हम सबके साथ समान व्यवहार नहीं करते। इसके साथ अलग व्यवहार, उसके साथ अलग व्यवहार, दूसरे के साथ अलग व्यवहार, एक दो तीन दोहरे तिहरे मानदंडों को हम चलते हैं। हमारी सोच में गति नहीं रहती। हम गति से सोचते नहीं हैं तो गति से व्यवहार क्या करेंगे? हम सब ठहरे हुए हैं, एक स्थानबद्ध हैं, एक जगह खड़े हैं। जैसे ये दुनिया कोरोना की वजह से एक स्थानबद्ध हो गई, वैसे ही स्त्री का जीवन गृहस्थी के कारण हो जाता है। परंपरागत हृदय में फिट संबंधों का खोखलापन गहरे तक पचोटता है, मगर संवेदन शून्य लोगों के बीच जीना ही नियति बन जाती है। ध्यान रखिए, जो परंपरागत संबंध होते हैं, मतलब सास ससुर के संबंध, सास बहू के संबंध, ससुर बहू के संबंध, देवर भाभी के संबंध, पति पत्नी के संबंध, माँ बाप के संबंध, इन सारे संबंधों का एक खोखलापन होता है, निरर्थकता। आप कितना भी कहिए, कुछ भी कहिए, दुनिया के लगभग सारे संबंध जो है, सारे रिश्ते नाते जो हैं, वो केवल और केवल एक झूठ को लेकर के निभाने के लिए चल रहा है केवल। और जिन लोगों में वो आई है अपने पिता के घर से, वे सारे के सारे लोग क्या हैं? संवेदन शून्य है। बहू कितना काम करती है, बहू को कितना संत्रस्त होना पड़ता है, इसका विचार कोई नहीं करता है। हर कोई उससे कर्तव्य की मांग करता है, लेकिन उसके आराम की मांग कोई नहीं करता। ऐसे भी हम करें भी तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, इनसे बचने का कोई उपाय भी नहीं सूझता। सो गाहे बगाहे कुछ लोग एक दूसरे की बुराई में वक्त जाया करते हैं। ध्यान रखिए, स्त्रियों की मानसिकता है, वैसे पुरुषों की भी है, लेकिन अधिकतर ये स्त्रियों में देखा जाता है कि जब अपने जीवन में सुख न आ जाए, हमें जबरदस्ती के रिश्तों को निभाना पड़े, तो स्त्रियां आपस में जब बातें करती हैं तो एक दूसरे के सुख दुख की बातें नहीं करती। किसी पड़ोसी की लड़की भाग गई, उसकी बुराई करती है। वो उसके पास इतना पैसा है फिर भी खर्च नहीं करती, वो ये अमुक कर रही है, वो तमुक कर रही है। खास करके स्त्रियों को बदनाम करती है और उस बुराई में अपना वक्त जाया करते करते, ध्यान रखिए आगे क्या करती हैं, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। वैल्यू मतलब जीवन मूल्य तलाश करती है। क्या कहा? देखिए, अपनों के लिए कुछ और वैल्यू और परायों के लिए कुछ और वैल्यू। सो इस वैल्यू सिस्टम पर ही क्रोध आता है। ये जो मनुष्यों की मानव मूल्य व्यवस्था है, वो अपने लिए कुछ ऐसे मूल्य और दूसरों के लिए कुछ मूल्य। मतलब मैंने इससे अभी कहा था कि दूसरों ने बोला हुआ झूठ झूठ, लेकिन हमने बोला हुआ झूठ भी कितना महत्वपूर्ण है कि सच से भी उसे बढ़िया हम साबित करने के लिए तड़पते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पुरुषों के लिए पत्नी के प्रति कुछ और रवैया होगा और दूसरे की पत्नी के लिए कुछ और। मतलब हर व्यक्ति अपनी पत्नी को तो गालियां देगा, अपनी पत्नी को तो मारेगा, अपनी पत्नी के साथ तो बुरा व्यवहार करेगा, लेकिन दूसरे की पत्नी के साथ मानवतावादी व्यवहार करेगा। पता नहीं इसके पीछे क्या कारण होता है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड है, यानी दोहरी रणनीति के कारण यहाँ पुरुष बदनाम होता है स्त्रियों की नजर में। डबल स्टैंडर्ड में जीते पुरुषों के मन में एक और बड़ी फांक भी रहती है। वो क्या है? देखिए, पत्नी के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण कुछ और होता है और बेटियों के प्रति कुछ और। ध्यान रखिए, पत्नी से वो चाहे जितनी नफरत करे, चाहे जितना उसे मारे तोड़े, चाहे जो करे, लेकिन अपनी बेटी को हमेशा वो रक्षा करेगा। ये डबल स्टैंडर्ड मतलब हर पुरुष की नजर में पत्नी कुछ और होती है और उसी पत्नी से प्राप्त हुई बेटी की वो रक्षा करने के लिए प्रयास करता है। अब देखिए, अगर नौकरीशुदा पत्नी होगी तो क्या करेंगे पुरुष? क्या कहेंगे? अब क्या करें, इनकी नौकरी के चलते ठीक से जीवन नहीं जिया जा सकता। मतलब नौकरी वाली करने वाली पत्नी हो तो भी पत्नी को वो लताड़ेंगे, और नौकरी नहीं करने वाली मतलब नौकरीशुदा
पत्नी नहीं रहेगी तो कहेंगे अब इन्हें क्या समझाएं, कभी बाहर तो निकलती नहीं। सो कैसे समझेंगी कि दफ्तर में कितने झमेले होते हैं, कितना हमें काम करना पड़ता है, ये औरतों को क्या पता। मतलब देखिए, स्त्री अगर घर में बैठ करके हाउस वाइफ के रूप में गृहिणी बन करके रहे तो भी पुरुष उसे लताड़ेगा, और स्त्री कहीं बाहर जा करके पैसे कमा कर उसी के घर के लिए ला रही हैं तब भी उससे वह संतुष्ट करेगा। बस बैठे बैठे मुटा रही है, ध्यान रखो आगे क्या कहता है उसका आरोप, घर में बैठी बैठी औरत मोटी हो रही है, मुटा रही है, इतनी अकल भी नहीं है इनमें। यह डायलॉग तो कमोबेश सभी स्त्रियों को सुनना ही पड़ता है, ये सच्चाई है। मानव जीवन की सच्चाई है कि पुरुष हमेशा डबल स्टैंडर्ड में रहेगा। नौकरी करने वाली औरत हो तो उसे भी लताड़ेगा, गृहिणी औरत हो तो उसे भी लताड़ेगा। स्त्री हूं, मतलब रजनी गुप्ता आगे कह रही है, स्त्री हूं तो तमाम विसंगतियों और विषमताओं को जीने की मजबूरी में सांस लेनी ही पड़ती है। स्त्रियां जीती क्यों है, क्यों कह रही है कि इन विसंगतियों में, इन विषमताओं में जीवन जीने की उनकी मजबूरी है, विवशता है। वो कभी अपने बच्चों के लिए जीती है, कभी अपने भाई के लिए जीती है, कभी पिता के लिए जीती है, लेकिन जीती जरूर है अपने ससुराल की सारी विसंगतियों के बीच, सारी विषमताओं के बीच सांस लेनी ही पड़ती है। क्यों? बच्चे। कालांतर में बच्चे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं कि अब देखिए, जैसे बच्चे हो गए, जब तक बच्चे नहीं हुए तब तक वो थोड़ा बहुत स्वतंत्र होती, लेकिन जैसे बच्चे हो जाए तो आगे अब तुम पूरी तरह से बंध गई हो, चाह कर भी आगे बढ़ने के लिए सारे रास्ते बंद। कहाँ जाओगी भागकर? जाकर तो देखो, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। हाँ, सच्चाई है यह। मतलब देखिए, अगर कोई स्त्री अपने पैरों पर खड़ा होना भी चाहती है तभी उससे ससुराल वाले लोग इस प्रकार से नहीं करने देंगे। इतना ही नहीं, आगे वो जाकर कहेंगे, बच्चा पैदा हो जाने के बाद क्या कहेंगे कि अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, और बाहर जाकर भी देखो तो क्या हो जाएगा, नून तेल लकड़ी आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा कि तुम अपने बच्चों का पालन पोषण बिना पति के नहीं कर पाओगे। खतरे बाहर भी हैं और अंदर भी, ध्यान रखें। स्त्री अगर अपने घर की मर्यादा का उल्लंघन करके समाज में बाहर जाएगी, अकेली सिंगल पेरेंट के रूप में रह जाएगी तो भी खतरे हैं। और ध्यान रखिए, घर में उससे ज्यादा खतरे हैं। मतलब खतरे बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। अगर अंदर खतरे न होते घर के अंदर तो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बनाना नहीं पड़ता। सदियों से स्त्री इन्हीं खतरनाक रास्तों पे चलती आ रही है। गजब की जीवटता की है कि फिर भी जीती है, जी रही है फिर भी वह, कभी बच्चों के बहाने तो कभी घर बचाने के बहाने। लेकिन विवाह संस्था तो हिंदुस्तान में स्त्रियां ही चला रही हैं, इसमें दो राय नहीं। ये जो विवाह संस्था है, जिसको हम शादी कह सकते हैं, विवाह परिणय बंधन कहते हैं, वो केवल स्त्री के कारण इस स्थिति में है। अगर स्त्री मन पर ले तो विवाह संस्था कभी की खत्म हो जाएगी। यानी ध्यान रखिए कि खतरे बाहर भी हैं तो अंदर भी हैं। सदियों से, हजारों वर्षों से स्त्री इन्हीं खतरनाक रास्तों पर चलती आ रही है। गजब की जीवटता है उसमें, जिद है जीने की, फिर भी वो जीती है, कभी बच्चों के बहाने तो कभी घर बचाने के बहाने। लेकिन विवाह संस्था को जीवित रखा है हिंदुस्तान में तो सिर्फ स्त्रियों ने ही चलाए रखा है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। देखते हैं कब तक ये चलती है ये विवाह संस्था। बच्चे शायद कभी सेतु बनते भी हों, पति पत्नी के बीच सेतु पुल बनते भी हों, मगर स्थायी तौर पर वे सेतु नहीं बन पाते माता पिता के बीच, माँ बाप के बीच। माँ बाप के मध्य सेतु बच्चे भी कभी कभी नहीं बन सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ लेखिका ने कही है। इसके साथ ही दूसरा दिन यानी पहला दिन 2 फरवरी 1999 का था, तो दूसरा दिन 1 मार्च 1999 का है। ये 2 दिन आज पूर्ण हो चुके हैं। हम अगले दिन, कल के दिन यानी आज बुधवार है, कल गुरुवार को हम अगला दिन आपके सम्मुख इस डायरी का प्रस्तुत करेंगे। और ध्यान रखिए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि स्त्रियों की
आत्मकथाएं पढ़ना, स्त्रियों की डायरियां पढ़ना एक प्रकार से उनके अंतर जीवन के साक्ष्य हैं। वो क्या भुगतती हैं, क्या उन्हें भोगना पड़ता है, इसको लेकर के कल की तासिका में हम 20 फरवरी 2000 इस दिन की डायरी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और ध्यान रहे आज सुबह मैंने हमारे पाठ्यक्रम की एक यूट्यूब लिंक बना करके आपको भेजी है, उसका भी अध्ययन कीजिए। हम हर रोज इसी प्रकार मिलते रहेंगे। और मैंने एक बात कही थी कि बीए बीएससी दोनों द्वितीय वर्ष के हिंदी तृतीय भाषा के छात्रों की संख्या मिला करके 90 के आसपास है। उसमें से आज मेरे ख्याल से 7-8 शामिल हुए थे, कल केवल 2 ही थे, 2-3 ही थे। तो कृपया करके ये संख्या अगर बढ़ती जाएगी, हाँ किसी कारणवश आपके मोबाइल में रेंज नहीं आ रही है, आपका मोबाइल ठीक ठाक नहीं है, तो जो यूट्यूब लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, कम से कम उस यूट्यूब लिंक का भी अध्ययन अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ आपको इस पाठ्यक्रम से मिलता रहेगा। फिर से मैं यहाँ रुकता हूँ। जय हिंदी जय नागरिक। कल फिर से आप